गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5-10 मिनट लेट हो गई है अपनी। हाँ मैं लेट हो गया हूं आज। तो ठीक है बेटा, आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं आज। इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। आज इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग लगभग सारी थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं। लगभग लगभग सारी थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा, कल जो पार्ट अपन ने पढ़ा था, कल जो चीजें अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ी थी, उनका एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, है ना। उनको एक बार फिर से बता रहा हूं। अच्छा, तुम मुझे सबके स्लोप बताते जाना, सबके स्लोप बताते जाना बेटा। अगर मैं स्लोप की बात करूं, सबके स्लोप की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले बेटा बताओ, सम आयतनिक का ढाल कितना होता है? सम आयतनिक पीवी ग्राफ का ढाल। गुड मॉर्निंग वाला, गुड मॉर्निंग। पीवी ग्राफ का ढाल बताना है। सबसे पहले सम आयतनिक के लिए बताना है। सम आयतनिक के लिए कितना बेटा? सम आयतनिक पीवी ग्राफ सम आयतनिक। सोचिए सम आयतनिक कैसा बनेगा? ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर बेटा सम आयतनिक का ग्राफ बनाना है, सम आयतनिक के लिए पीवी ग्राफ बनाना है, सम आयतनिक के लिए सम आयतनिक। हाँ आज मैं लेट हो गया हूं। सम आयतनिक, समायतनिक के लिए पीवी ग्राफ ऊर्ध्वाधर रेखा आएगा क्या बेटा? आयतनी नियत, आयतनी अक्ष पर या तो क्षैतिज रेखा आएगी या ऊर्ध्वाधर रेखा आएगी। पीवी ग्राफ है, आयतन नियत है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब कितना? अनंत। फिर बेटा समतापीय, समदाबीय, समदाबीय प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी ग्राफ बनाना है। दाब नियत है, पी नियत है, पीवी ग्राफ बनाना है। तो बेटा क्या हॉरिजॉन्टल रेखा आएगी? क्षैतिज रेखा आएगी क्या? क्षैतिज रेखा। जीरो हो जाएगा क्या? जीरो। और बेटा समतापी और रुद्धोष्म का अपन, समतापी और रुद्धोष्म, समतापी और रुद्धोष्म का ढाल बेटा हर पॉइंट पर बदलता है। हर पॉइंट पे बदलता है। जैसे प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, वैसे उनका ढाल भी बदलता है। तो हर पॉइंट पे ढाल का मान अलग अलग होता है। समतापीय के लिए बोलिए, समतापी के लिए कितना होता है? माइनस पी बाई वी, डीपी बाई डीवी का मान, या फिर ढाल का मान, पीवी ग्राफ के ढाल का मान माइनस पी बाई वी। आज वैसे भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो स्लॉट अपने सिलेबस में से हटाए अपन, थोड़ी थोड़ी जानकारी उसकी भी ले लेंगे, इसलिए आज की क्लास एक्स्ट्रा है। वरना लगभग लगभग अपना ये पार्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। लेकिन जो स्लॉट वाला पार्ट सिलेबस में से हट चुका है, रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट, हीट इंजन वाला पार्ट, उष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर सिलेबस में से हट चुके हैं। केवल उनका इंट्रोडक्शन बाकी है बेटा। तो वो भी थोड़ा बहुत अपन पढ़ लेंगे, उसका फॉर्मूला एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि है ना, मतलब हट तो चुका है, लेकिन फिर भी अगर गलती से अगर कहीं टपक जाए तो अपन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले लेंगे उसका, है ना। हाँ बेटा, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, है ना। बेसिकली स्टार्ट ही नहीं हुई है, कल का रिवाइज करवा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन लिखोगे, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रक्रमों सम आयतनिक, समदाबीय, समतापीय तथा रुद्धोष्म के पीवी ग्राफ के ढाल
के परिमाण का क्रम बताइए। हट गया है, लेकिन बेटा इंट्रोडक्शन बाकी है उसका, है ना, इंट्रोडक्शन बाकी है उसका, है ना। तो इंट्रोडक्शन बाकी है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना उसको, केवल उसका इंट्रोडक्शन रह गया है अपने। बेसिकली स्लोट हटा है, लेकिन रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन दो डिवाइस होती थी, उन दो डिवाइस का इंट्रोडक्शन रखा है सिलेबस में, तो उस इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा। परिमाण का क्रम बताइए आप, सबसे ज्यादा किसका होगा परिमाण। बेटा प्लस माइनस नहीं देखना है, अब केवल परिमाण देखना है, प्लस माइनस पे नहीं डील करना है। ऐसा नहीं कि कोई माइनस वैल्यू है सर ये तो छोटी होगी। ये जो लड़की पूछ रही है कि कितने चैप्टर बचे हैं, लड़की इसका आंसर बताओ तुम, देखे क्वेश्चन का तुम्हें कितना इसका आंसर ढाल वाल पता है नहीं है। क्रम बताना है बेटा। सबसे पहला मुझे पता है समायतनिक का अनंत होता था, समायतनिक का अनंत होता है, समायतनिक का तो अनंत होता है, और समदाबी का क्या होता है, जीरो होता है। समदाबी का जीरो और समायतनिक का अनंत। तो सबसे पहले बेटा कौन सा समायतनिक, सबसे पहले कौन सा समायतनिक, इसका ढाल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बेटा किसका ढाल रुद्धोष्म, फिर बेटा किसका ढाल समतापीय, और बेटा लास्ट में किसका ढाल समदाबीय का। देखिए बेटा जी, इसका ढाल बोलिए, परिमाण की बात कर रहा हूं केवल, इसका कितना आएगा अनंत, अनंत का परिमाण भी कितना अनंत। यहां पर बोलिए बेटा रुद्धोष्म का माइनस गामा पी बाई वी, इसका परिमाण की बात करूं तो केवल गामा पी बाई वी हो जाएगा। ये गामा है बेटा जी, ये गामा है। इसके लिए बेटा समतापीय के लिए माइनस पी बाई वी, और इसके परिमाण की बात करूं तो केवल क्या रह जाएगा पी बाई वी, और बेटा लास्ट में समदाबीय जीरो, तो बेटा ये कितना आ जाएगा जीरो। देखिए सही लिखा हुआ है क्या ऑर्डर, सही लिखा हुआ है क्या ऑर्डर, ढाल के परिमाण का ऑर्डर सही लिखा हुआ है क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ सही था तुम्हारा, बिल्कुल सही बात है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, देखें एक क्वेश्चन और करके बताओ, ये क्वेश्चन और करो। एक द्विपरमाणुक आदर्श गैस, द्विपरमाणुक आदर्श गैस, एक द्विपरमाणुक आदर्श गैस को रुद्धोष्म प्रक्रम से गुजारा जाता है। यदि इसका दाब 1 एटीएम है, 1 एटीएम है, तो इसके लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बताइए। ये लीजिए बेटा जी, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस तुम्हें पता है कि क्या होता है तो तुरंत सोल्व हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता है तो फिर नहीं सोल्व होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सोचना पड़ेगा, पता तो है कि ऐसे ऐसे करना है लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई आंसर बताओगे? कोई आंसर बताओगे कितना आएगा आंसर? क्या तुम गामा मल्टीप्लाइड बाय पी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो क्या? गामा मल्टीप्लाइड बाय पी वाला फॉर्मूला, गामा मल्टीप्लाइड बाय पी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो क्या? गामा मल्टीप्लाइड बाय पी वाला फॉर्मूला, गामा मल्टीप्लाइड बाय पी वाला फॉर्मूला अगर तुम लगा रहे हो, गामा मल्टीप्लाइड बाय पी वाला फॉर्मूला तुम लगा रहे हो, तो बेटा याद रखना पी को किस में लिखना पड़ेगा? पास्कल में। पी को किस में लिखना पड़ेगा? पास्कल में। 180 मत लिख देना। बस यहां पे ध्यान ये रखना कि अगर जब भी अपन बेटा ये पता कर रहे हैं ना, तो एटीएम में मत लिख देना। जैसे समतापीय का पूछा जाता, मान लो ये प्रक्रम समतापीय होता, समतापीय होता तो बेटा केवल पी लिखना होता, समतापीय होता तो बेटा केवल पी लिखना होता, अपन को पी लिखना होता तो केवल 10 की घात 5 लिखता। अब की बार बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसके लिए बेटा? रुद्धोष्म के लिए। कितना होता है? गामा मल्टीप्लाइड बाई पी। तो बेटा गामा की वैल्यू तो फिक्स है, गामा की वैल्यू तो कितनी? द्विपरमाणु के तो 7/5 या फिर 1.4। लेकिन पी कितना लिखोगे बेटा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। लेकिन पास्कल में नहीं, पास्कल में नहीं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की। दाब होता तो पास्कल लिखते, लेकिन दाब नहीं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो कितना आएगा बेटा? 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे बेटा बेटा सेकंड क्वेश्चन ही है, सेकंड क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी, सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा बेटा देखो, इसमें ऐसे जब भी समतापीय का पूछा जाता तो केवल पी हो जाता, लेकिन पी किस में लिखोगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एटीएम वगैरह नहीं चलेगा, ऐसा यूनिट में लिखना है बेटा, है ना? ठीक है, डन है, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। समतापीय में ओनली पी आएगा, समतापीय में ओनली पी आएगा, रुद्धोष्म में तो गामा पी आएगा। प्रक्रम अब की बार क्या था? रुद्धोष्म, रुद्धोष्म में तो क्या आएगा? गामा पी आएगा। हाँ, ओनली एसआई यूनिट। अच्छा एक मैंने कल तुम्हें क्वेश्चन करवाया था क्या? एक क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने तुम्हें? वो प्रक्रम, वो फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन, गैस समीकरण के रूप का, पी वी की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ऐसा क्वेश्चन एक और करना चाहोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन एक और करोगे क्या? देखिए थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं तुम्हारी, है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं।
एक टायर ट्यूब, थोड़ा नीचे लिखता हूं है ना, तुम्हें दिखने में दिक्कत होगी। एक टायर ट्यूब में 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 8 एटीएम दाब पर वायु भरी हुई है। अब यदि ट्यूब अचानक फूट जाती है, तो वायु का अंतिम ताप बताइए। वायु का अंतिम ताप और गामा वायु इज इक्वल टू 3/2, 1.5 है मतलब। ये क्वेश्चन है बेटा जी, ये क्वेश्चन है ना। एक बार तुम वेरी स्टार्टिंग में तुम सोल्व करोगे, तुम आधे मिनट सोल्व नहीं कर पाओगे तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, है ना, फिर उसकी हेल्प से सोल्व करना। चलो मैं स्टार्टिंग तो कर ही देता हूं, है ना। मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि तो जो प्रक्रम की समीकरण लिखोगे तुम, रुद्धोष्म प्रक्रम की समीकरण, वो पी और वी में नहीं, पी और टी में लिखना। पी और टी में एक तो दाब का जिक्र है, एक ताप का जिक्र है। एक तो प्रेशर का जिक्र किया जा रहा है क्वेश्चन में, एक टेम्परेचर का जिक्र किया जा रहा है। तो 3 फॉर्म में लिखी थी अपन ने, 3 फॉर्म में लिखी थी, एक तो पी और वी में, एक वी और टी में, एक पी और टी में। तो यहां पर बेटा पी और टी में आएगी, पी और टी, प्रेशर और टेम्परेचर में। प्रेशर और टेम्परेचर वाली फॉर्म, प्रेशर और टेम्परेचर वाली फॉर्म अगर भूल जाओ तो पीवी की पावर गामा से कन्वर्ट करना आना चाहिए तुम्हें। अपने हिसाब से सोल्व करते रहिएगा बेटा जी, है ना, अपने हिसाब से सोल्व करते रहिएगा। ओ जेरोक्स, तुम रटे रुटाए आंसर ला रहे हो क्या? जेरोक्स की तरह आंसर ला रहे हो क्या तुम, या सोल्व किया है तुमने इसको? हाँ भाई जेरोक्स, अच्छा सोल्व कितना? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है इक्वेशन तुम्हारी। अब इस इक्वेशन को देखो, यहां पर v की जगह टी वाई पी लिख दूं, अगर कोई भूल जाए, किसी को पी और टी में डायरेक्ट याद है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर कोई भूल जाता है कि पी और टी में क्या होती थी प्रक्रम की समीकरण, केवल पीवी की पावर गामा याद रखा किसी को कि मुझे तो केवल पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट याद है, पी और वी वाली फॉर्म याद है केवल, और याद वही रखनी होती है देखा जाए तो। और पी और टी में पूछ लिया तो बेटा पी और टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। अब मान लो पीवी की पावर गामा याद कर रखा है किसी ने, अब किसी को कन्वर्ट करने में जोर आ रहा है, कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्ट पी और टी का याद रखो। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से वी की जगह क्या पुट कर दीजिए, टी बाई पी, आदर्श गैस समीकरण, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, वी इज इक्वल टू टी बाई पी, वी की जगह टी बाई पी लिखूंगा, तो टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट।
P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पे लिखूंगा P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। जो क्वांटिटी कांस्टेंट आई है बेटा वो 1-1 कंडीशन में इक्वल टू 2-2 कंडीशन में। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इनिशियल कंडीशन में इक्वल टू फाइनल कंडीशन में। जो क्वांटिटी कांस्टेंट है वो 1-1 कंडीशन में इक्वल टू 2-2 कंडीशन में। दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अच्छा, फिर P1 P2 को एक तरफ कर दूं, T1 T2 को एक तरफ कर दूं क्या? P1 P2। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या? कोई मुझे बताएगा अंतिम ताप T2 तो उसने पूछा है, P2 कितना होगा? P2 कितना होगा? बाद में प्रेशर कितना रह गया होगा? T2 मुझसे पूछा जा रहा है, अंतिम ताप बताइए, अंतिम ताप T2 मुझसे पूछा जा रहा है। T2 को ऊपर रखूंगा, T2 अपॉन T1, इसकी तो होल पावर गामा। इस तरफ क्या आएगा? P1 अपॉन P2, इसकी होल पावर 1 माइनस गामा। देखिए बेटा जी, क्या मैंने इनको इधर उधर भेजा है? सही भेजा है क्या? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? P2 कितना आ जाएगा बेटा? बिल्कुल सही बात, P2 कितना आ जाएगा? 1 एटीएम। 1 एटीएम। जैसे टायर ट्यूब फटेंगे, जैसे टायर ट्यूब फूटेंगे, वैसे ही बेटा जो गैस है वो कहां पे आ जाएगी? वातावरण में मिल जाएगी। जैसे मान लो गाड़ी का पहिया है, अब गाड़ी का पहिया अचानक से फूट जाता है, ट्यूब फूट जाती है अचानक से। ट्यूब फूटते पूरी की पूरी वायु कहां आ गई? वातावरण में आ गई। और वातावरण में दाब कितना? 1 एटीएम है भाई। तो ये अपना कॉमन सेंस की बात है कि फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 एटीएम। P2 कितना हो जाएगा? 1। P1 कितना था? 8। अच्छा, P1 बाई P2 की फॉर्म है, तो अब की बार इसको पास्कल में बदलने की जरूरत नहीं है, अनुपात वाली फॉर्म बन रही है, अनुपात वाली। दोनों एटीएम एटीएम में लिखे जा सकते हैं। इनकी होल पावर 1 माइनस गामा 1 माइनस 3/2। दूसरी तरफ लिख रहा हूं बेटा, दूसरी तरफ अब T2 अपॉन T1 होल पावर गामा। गामा की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? 3/2। इस तरफ 8 की पावर माइनस 1/2। इस तरफ T2 बाई T1 होल पावर 3/2। अब एक ये इसको सोल्व करना समझना बेटा, जिसको सोल्व करना समझना, यहां से पावर को कैसे सोल्व करना है समझना मेरी बात को, है ना। तो बेटा पावर सोल्व करने के लिए जो भी चीज करेंगे अपन, जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो दोनों तरफ करना होता है, दोनों तरफ। जैसे अगर मान लो मैं वर्गमूल लूं, वर्गमूल लेने का मतलब होल पावर 1/2, तो होल पावर 1/2 इधर भी करना होता है, इधर भी करना होता है। ऐसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मुझे क्यूब करना पड़ा, पावर 3 करनी पड़ी, तो पावर 3 एक साइड नहीं हो सकता, दोनों तरफ होगा। पावर 3 इधर भी करो और इधर भी करो, इक्वेशन के दोनों तरफ करना है जो भी ऑपरेशन करना है। तो बेटा मैं इसका क्या कर रहा हूं? स्क्वायर कर रहा हूं। स्क्वायर क्या कर रहा हूं बेटा? स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब दोनों तरफ पावर कितनी लगेगी? 2 पावर लगेगी दोनों तरफ पावर 2, इधर भी पावर 2, इधर भी होल पावर 2, इधर भी होल पावर 2। अच्छा बेटा, अगर होल पावर 2 लगेगी तो इधर का ये 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? इधर भी 1/2 से 2, 3/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? स्क्वायर करने का मतलब होल पावर 2 समझना मेरी बात को। 8 की पावर माइनस 1/2 इसका स्क्वायर, T2 बाई T1 होल पावर 3/2 और इसका स्क्वायर। तो बेटा ये पावर से पावर निपटेगी, ये पावर से पावर निपटेगी। अपन यहां से डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन यहां से डायरेक्ट काटना नहीं चाहिए। बेसिकली होता क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता है। यहां से भी काट सकते थे डायरेक्ट, ये 2 नीचे वाली पावर को डायरेक्ट काट सकते थे, पर वो काटने का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया। दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता है। समझियो क्या मेरी बात को? कैलकुलेशन में कोई लोचा तो नहीं है। यहां पे 8 की पावर -1 बचेगा, यहां T2 बाई T1 की पावर 3 बचेगा केवल। देखो बेटा जी, यहां पर 8 की पावर -1 बचेगा केवल, यहां पर T2 बाई T1 की होल पावर 3 बचेगा। 3/2 गुणा 2 करेंगे, 2 से 2 निपट लिया, 3 पावर बचेगी। भाई क्लियर है क्या? बोलो ना कुछ, हाँ ना तो बोलो। चलो ठीक है, तुम बोलते नहीं हो। देखना बेटा, 8 की पावर तो क्या बची हुई है? -1। इस तरफ क्या बचा हुआ है? T2 बाई T1 होल पावर कितनी बची हुई है? 3।
क्या इसको 1/8 लिख दूं क्या बेटा? 1/8, इसको 1/8 लिख दूं क्या? क्या इसको 1/2 का क्यूब लिख दूं क्या? अब देखिए बेटा, यहां 3 से 3 डायरेक्ट निपट जाएगा, लेकिन ये 3 से 3 निपटाने का प्रोसेस क्या है? 3 से 3 निपटाने का प्रोसेस क्या है? अपन 3 से 3 काट देंगे, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि अपन दोनों तरफ होल पावर कितनी करते हैं? 1/3, 1/3। दोनों तरफ होल पावर क्या करेंगे? 1/3, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3। होल पावर कितनी करेंगे? वर्ग 1/3। 1/3 का मतलब घनमूल, घनमूल। जैसे वर्गमूल का मतलब होल पावर 1/2 होता है, वैसे यहां पे क्या लेना है? घनमूल। पूरी समीकरण का घनमूल लेना है। इधर भी होल पावर 1/3, इधर भी होल पावर 1/3। तो इधर क्या बचेगा? 1/2। इधर क्या बचेगा? T2/T1। यहां से सोल्व कर रहा हूं बेटा, तो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा? T1/2। और T1 कितना था बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन। इसका मतलब कितना आ गया बेटा? 150 केल्विन। 150 केल्विन का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा? -123 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, डन है बेटा जी, बात आगे चला जाए अब। हाँ, तुम्हारा सही है, बिल्कुल मुझे पता है तुम्हारा सही है, तुम सही जवाब दे रहे हो बहुत देर से। हाँ, तुम्हारा ही बता रहा हूं, तुम्हारा सही है। तुम बोल रहे हो मेरा सही है, हाँ तो सही है। मैं देख रहा हूं बहुत देर से आंसर तुम टाइप कर रहे हो, सही आ रहा है तुम्हारा आंसर, पता है मुझे। तुम नहीं भी बोलोगे तो भी मुझे याद रहेगा भाई तुमने सही जवाब दिया है। पता रहता है मुझे, सबके कमेंट देखता रहता हूं मैं। आंसर वाले टाइम पे जरूर देखता हूं, वो टाइम पे देखूं नहीं देखूं। अब एक आता है बेटा मुक्त प्रसार, गैसों का मुक्त प्रसार, गैसों का मुक्त प्रसार। अच्छा, मैंने तुम्हें कल 2 क्वेश्चन करवाए थे, वो भी याद क्या तुम्हें? 2 क्वेश्चन करवाए थे, वो क्वेश्चन नीट के हिसाब से इंपोर्टेंट रहते हैं बेटा। मैंने बोला था आयतन डबल कर, आयतन 2 गुना करना हो, आयतन आधा करना हो, 3 प्रक्रम का कंपैरिजन, समदाबीय, समतापीय, रुद्धोष, ग्राफ से जवाब देना होता है इनका। ग्राफ से जवाब देना होता है, याद है सा? दोनों क्वेश्चन नीट के हिसाब से इंपोर्टेंट है। कभी पी फाइनल पूछ लेता है, कभी वर्क डन पूछ लेता है। पूछेगा अंतिम दाब किसमें ज्यादा होगा। याद है ना? दोनों क्वेश्चन नीट के हिसाब से इंपोर्टेंस रखते हैं भाई। टी फाइनल पूछा जा सकता है, पी फाइनल पूछा जा सकता है, कार्य का ऑर्डर पूछा जा सकता है। गैसों के मुक्त प्रसार की बात कर रहा हूं अब, गैसों का मुक्त प्रसार। तो गैसों के अगर मुक्त प्रसार की बात की जाए तो मुक्त प्रसार का मतलब ही क्या है? मुक्त प्रसार का मतलब क्या है? कि निर्वात के विरुद्ध प्रसार। मुक्त प्रसार का नाम क्या है बेटा? मुक्त प्रसार। फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब मुक्त प्रसार हो रहा है। मुक्त प्रसार का मतलब क्या है? कि सामने की तरफ कोई प्रेशर नहीं है। गैस का तो दाब है, लेकिन वातावरण दाब क्या है? नगण्य है। वातावरण दाब क्या है? नगण्य है। जो गैस सिलेंडर है उसके अंदर की गैस का दाब तो है, लेकिन बाहर जो वातावरण है, जो सराउंडिंग है, उसका दाब क्या है? नगण्य है, नगण्य। जिसे लगभग मुक्त प्रसार की श्रेणी में तुम किसको रख सकते हो? मुक्त प्रसार की श्रेणी में किसको रख सकते हो? एक तो मैं बोल दूं निर्वात के विरुद्ध प्रसार, वो तो कंप्लीट मुक्त प्रसार हो ही गया, उसका तो छोड़ो, है ना। निर्वात के विरुद्ध, सामने बिल्कुल निर्वात है, जीरो प्रेशर है, तब तो मुक्त प्रसार है ही सही, तब तो अपन बोल ही देंगे मुक्त प्रसार है। लेकिन बेटा कभी तुमने जैसे साइकिल के ट्यूब में से हवा निकाली है, साइकिल के ट्यूब में से हवा निकालते हैं, साइकिल बाइक किसी की भी ट्यूब में से हवा निकाल लें,
किसी बाइक वगैरह कभी किसी की इसमें से हवा निकाली होगी बचपन में तुमने सबने, है ना, तो हवा तुम्हें ठंडी फील होती है, ऐसा भी अपन ने फील किया होगा। तो बेटा वो क्यों फील होती है? क्योंकि ये मुक्त प्रसार की तरह होता है। मुक्त प्रसार क्या होते हैं बेटा? रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। मुक्त प्रसार क्या होते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। और रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन ने बोला कि रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर प्रसार हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो ताप क्या होता है? घटता है। आयतन बढ़ रहा है तो ताप क्या होता है? घटता है। कल लिखवाया था रुद्धोष्म, मैंने तुम्हें एक पॉइंट, रुद्धोष्म प्रक्रम में Q 0 रहेगा, W बराबर माइनस डेल्टा यू, W बराबर माइनस डेल्टा यू। आयतन बढ़ेगा तो ताप घटेगा, आयतन घटेगा तो ताप बढ़ेगा, ऐसा रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है। तो बेटा साइकिल में से जो हवा निकाल रहे हैं ना, साइकिल की ट्यूब में से हवा निकाल रहे हैं, बाइक की ट्यूब में से हवा निकाल रहे हैं, गाड़ी की ट्यूब में से हवा निकाल रहे हैं, ये सारे बेटा मुक्त प्रसार है, लगभग मुक्त प्रसार है, लगभग मुक्त प्रसार है। एग्जैक्ट मुक्त प्रसार तो किसको बोला जाता है? निर्वात के विरुद्ध प्रसार को बोला जाता है। लगभग मुक्त प्रसार किसको बोला जाएगा? कि बाहर का जो दाब है, वातावरण का जो दाब है, वो गैस की ताप की तुलना में नगण्य हो। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि इस पहिए के अंदर तो हवा 32 एटीएम पे भरी हुई थी, 32 एटीएम, 30 एटीएम, 32 एटीएम, 35 एटीएम, 40 एटीएम, और बेटा बाहर वातावरण का ताप कितना है? वातावरण का ताप कितना है? 1 एटीएम। तो लगभग बेटा मुक्त प्रसार है, लगभग निर्वात माना जा सकता है बाहर की तरफ। समझ पा रहे हो तुम मेरी बात को? इससे वहां पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन जैसा फील होता है। जब अपन वॉल में से हवा निकालते हैं तो लगभग एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाता है, रुद्धोष्म प्रसार हो जाता है, लगभग मुक्त प्रसार हो जाता है। और सारे फिनोमिना वैसे होते हैं, सारे रिजल्ट वैसे मिलते हैं जिसे किसके मिलेंगे? रुद्धोष्म प्रसार के मिलेंगे, मुक्त प्रसार के मिलेंगे। सिंपल रुद्धोष्म प्रसार बोलना अलग चीज है और मुक्त प्रसार बोलना अलग चीज है। मुक्त प्रसार वाला प्रक्रम भी रुद्धोष्म होता है। सुनना बेटा मेरी बात को, मैं तुमसे बोलूं रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, इसका मतलब जरूरी नहीं है ये मुक्त प्रसार है। रुद्धोष्म प्रसार अपने आप में एक प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, उसमें आयतन बढ़ रहा है, वो रुद्धोष्म प्रसार है। पर मैं बोलूं कि मुक्त प्रसार, तो मुक्त प्रसार है तो वो रुद्धोष्म प्रसार भी होगा ही होगा। जितने भी मुक्त प्रसार होते हैं वो सारे के सारे रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। अब सुनिएगा बात को, है ना, थोड़ी थोड़ी थ्योरी आगे बढ़ाते हैं अपन, है ना, ताकि तुम्हें कुछ जो पॉइंट है वो भी क्लियर होते रहेंगे। तो मुक्त प्रसार किसको बोला जाएगा बेटा? सबसे पहली बात तो अपन बोलेंगे कि मुक्त प्रसार जो होगा उसको किसके? निर्वात के विरुद्ध प्रसार। और जब बेटा निर्वात के विरुद्ध प्रसार होता है तो जो बेटा W होता है वो W कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, गैस को कोई जोर नहीं आता, गैस फ्रीली एक्सपेंड हो जाती है। देखिएगा जैसे बेटा जी मैंने ये अरेंजमेंट बनाया, इस अरेंजमेंट को देखना, इस अरेंजमेंट को देखेगा। इस अरेंजमेंट की बेटा अगर मैं बात करूं तो इस अरेंजमेंट में 2 बॉक्स है, इस तरफ P, इस तरफ V और T, और यहां पर बेटा क्या है? निर्वात है। यहां पर क्या है बेटा? निर्वात है। और निर्वात एक खाली जगह है तो इसका केवल आयतन परिभाषित होगा, आयतन। हाँ बिल्कुल सही बात है लड़की, सही बात बोली है तुमने। PVTV निर्वात। अब सुनिएगा बेटा जी बात को, ये यहां पर ये जो दीवार होती है, इस पात्र की जो दीवार होती है, इस पात्र की जो दीवार होती है, वो क्या बना दी जाती है? उष्मारोधी दीवार। ये दीवार कौन सी है? उष्मारोधी दीवार। ये वाली मूवेबल दीवार, रिमूवेबल, रिमूवेबल का मतलब समझ जाना, इस दीवार को हटाया जा सकता है। ये बीच वाली जो दीवार बनी हुई इसको हटाया जा सकता है। अब देखना प्रसाद बता रहा हूं तुम्हें क्या हो रहा है इसमें ना। देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, जैसे रिमूवेबल दीवार है, एक तरफ तो गैस भरी हुई है, एक तरफ तो दाब P है, आयतन V है, ताप T है, दूसरी तरफ केवल खाली कंटेनर है।
खाली कंटेनर के लिए केवल आयतन परिभाषित होता है कि खाली कंटेनर है तो इधर जो भी गैस भरी जाएगी उसका आयतन कितना रहेगा, जितना कंटेनर का आयतन है। बाकी निर्वात है तो इसका मतलब दाब तो कितना है, 0। और ताप की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि गैस है ही नहीं, और अपन ताप किसका लिखते हैं, गैस का लिखते हैं, है ना। तो इधर केवल आयतन रहेगा। दाब की बात करूंगा तो दाब कितना है, इधर 0 है। जैसे बेटा मैं इस रिमूवेबल दीवार को हटाता हूं, जैसे इस रिमूवेबल दीवार को हटाता हूं तो गैस जो है वो बहुत स्पीड से इधर की तरफ फैलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इधर कोई रोकने वाला नहीं है, इधर निर्वात है। गैस के प्रवाह का कारण क्या होता है, दाबांतर। हमेशा किधर प्रवाहित होती है गैस, उच्च दाब से निम्न दाब। तो बेटा इधर दाब ज्यादा, इधर अपोज ही नहीं है, इधर दाब 0 ही हो गया, बिल्कुल ही कम है, खत्म ही है दाब है ही नहीं यहां पर। तो प्रसार कैसे होगा, तेजी से होगा। जैसे आंधी तूफान आते हैं स्पीड से, वैसे आएगी गैस, फटाक से आएगी इधर। बेटा ऊपर लिखा हुआ है गैस का मुक्त प्रसार। गैस के मुक्त प्रसार का मतलब क्या होता है, निर्वात के विरुद्ध प्रसार, निर्वात के विरुद्ध प्रसार, ऐसा लिखा हुआ है। और निर्वात के विरुद्ध प्रसार है तो गैस द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है W बराबर 0। निर्वात के विरुद्ध प्रसार है तो ब्रैकेट में लिख दिया W बराबर 0। डन है बेटा जी, डन है ना। तो बेटा अपन ने बोला कि जैसे इसको हटाऊंगा, दीवार को हटाऊंगा तो बेटा इस गैस को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सामने कोई है ही नहीं, किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, सामने कोई है ही नहीं, किसके विरुद्ध कार्य करेगी। सामने इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है बेटा, सामने इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे निर्वात के विरुद्ध जब भी प्रसार होता है तो उसमें कार्य क्या होता है, 0 होता है। निर्वात के विरुद्ध प्रसार लिख दिया मतलब कार्य क्या होगा, 0 होगा। मुक्त प्रसार लिख दिया मतलब कार्य क्या होगा, 0 होगा। अच्छा अपन ने बोला कि जैसे इधर निर्वात है तो प्रोसेस जो होगा वो सडन भी होगा, तेज भी होगा। हाँ ओके बेटा जी, अब थोड़ा नीचे लिख दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा अगर मैं इसको हटा रहा हूं तो प्रसार तेजी से होगा। जिससे इसको हटाऊंगा बेटा तो प्रसार जो होगा तेजी से होगा, सडन प्रोसेस होगा, सडन प्रोसेस होगा। तो बेटा सडन प्रोसेस होते हैं, दो चीजें हो रही है। सडन प्रोसेस है इसलिए क्या भी है बेटा, ये सडन प्रोसेस है इसलिए क्यू का कोई एक्सचेंज नहीं होगा बेटा। ये रुद्धोष्म प्रक्रम भी होगा क्योंकि प्रोसेस क्या है, सडन है, तीव्र प्रक्रम है। तीव्र प्रक्रम है इसलिए प्रक्रम सडन होने के कारण रुद्धोष्म भी होगा। और सामने निर्वात था, दोनों चीजें क्यों हो रही है, निर्वात की वजह से हो रही है, निर्वात के विरुद्ध प्रसार की वजह से हो रही है। निर्वात के विरुद्ध प्रसार इसलिए मैं बोलूंगा कि सामने कोई नहीं होगा, कोई दाब नहीं है, इसलिए कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। और सामने कोई रोकने वाला नहीं है तो मेरा प्रक्रम तेजी से भी होगा, इसलिए वो रुद्धोष्म भी होगा। Q भी 0 होगा, W भी 0 होगा। यह है बेटा मुक्त प्रसार, यह है निर्वात के विरुद्ध प्रसार। केवल रुद्धोष्म प्रसार बोला जाए, भाई मेरे सुनना बात को, बार बार बोल रहा हूं, केवल रुद्धोष्म प्रसार बोला जाए, केवल रुद्धोष्म प्रसार बोला जाए, इसका मतलब Q बराबर 0 है। हाँ बिल्कुल सही बात, केवल रुद्धोष्म प्रसार बोला जाए इसका मतलब केवल Q 0 है। लेकिन मैं बोल दूं मुक्त प्रसार तो मुक्त प्रसार का मतलब Q भी 0 है और W भी 0 है, Q भी 0 है और W भी 0 है। समझो क्या मेरी बात को। मुक्त प्रसार थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है। रुद्धोष्म तो होगा ही होगा, मुक्त प्रसार इसका मतलब प्रक्रम रुद्धोष्म तो है ही सही, लेकिन बेटा आयतन बढ़ने के बावजूद इसमें कार्य क्या होता है, 0 होता है। आयतन बढ़ रहा है फिर भी कार्य क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं, किसके विरुद्ध कार्य किया, किसी के विरुद्ध कार्य ही नहीं किया है। तो बेटा एक तो Q बराबर क्या रहेगा, 0, और एक W बराबर क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। Q बराबर 0 का कारण क्या है, तीव्र प्रक्रम। क्या होगा, तीव्र प्रक्रम।
तीव्र प्रक्रम अगर थोड़ी बहुत उष्मा एक्सचेंज होना भी चाहती तो भी बेटा मैंने यहां पर ये लगा दिया है, थोड़ी बहुत उष्मा एक्सचेंज होना भी चाहती तो मैंने दीवारें भी कौन सी कर दी, उष्मा रोधी कर दी। अगर थोड़ा बहुत उष्मा एक्सचेंज होना भी चाहती तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दीवारें क्या कर दी है, उष्मा रोधी कर दी है ना। तो तीव्र प्रक्रम या दीवारें उष्मा रोधी, जो भी कारण लिखना चाहो। अच्छा, W बराबर 0 क्यों, क्योंकि निर्वात के विरुद्ध प्रसार है। किसके विरुद्ध प्रसार है बेटा, निर्वात के विरुद्ध प्रसार है। अच्छा, फ्लोट से ऐसा लिख दूं क्या, फ्लोट से कि अगर ये दो चीजें जीरो हुई है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, अगर ये दोनों जीरो है बेटा जी, तो डेल्टा यू जो रहेगा वो भी जीरो होगा, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। बिल्कुल सही बात है बेटा जी, बिल्कुल सही बात है। जो भी कमेंट तुम सब लिखे हुए, तुमने जिन्होंने भी जो भी कमेंट लिखे हुए सब सही है, सब सारे तुम्हारे सबके जो कंसेप्ट तुम लिख रहे हो ये सब सही है। तो बेटा मुक्त प्रसार एक स्पेशल टाइप का प्रक्रम हो गया, जिसमें बेटा तीनों चीजें क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, डेल्टा यू भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। प्रक्रम कौन सा माना जाएगा बेटा, समतापीय, समतापीय एवं रुद्धोष्म। समतापीय भी बोलेंगे, रुद्धोष्म भी बोलेंगे। लेकिन बेटा फिर वही बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास ऑप्शन ऐसे हो, जैसे तुमसे बोला जाए गैस का मुक्त प्रसार कौन सा प्रक्रम है, गैस का मुक्त प्रसार कौन सा प्रक्रम है, गैस का मुक्त प्रसार कौन सा प्रक्रम है। मैं तुमसे बोलूं कि समतापीय, मैं तुमसे बोलूं रुद्धोष्म, मैं तुमसे बोलूं दोनों, तो कौन सा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। दोनों कौन सा प्रक्रम है, दोनों। लेकिन बेटा दोनों वाला ऑप्शन में ही नहीं है, दोनों वाला ऑप्शन में नहीं है, केवल ऑप्शन में से समतापीय, रुद्धोष्म, समदाबीय, समायतनिक, दोनों वाला ऑप्शन नहीं है, दोनों वाला ऑप्शन नहीं है। तो दोनों वाला ऑप्शन नहीं है तो बेटा क्या लिखोगे, कौन सा प्रक्रम मानोगे, इसको कौन सा माना जाएगा, रुद्धोष्म माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा बेटा जी, रुद्धोष्म। बाय डिफॉल्ट रुद्धोष्म मानना ही मानना है। करेक्ट आंसर कौन सा है, मोर करेक्ट आंसर कौन सा है, रुद्धोष्म है। मोर करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा, रुद्धोष्म है। तो बेटा स्वतः प्रक्रम ही है, स्वतः प्रक्रम ही है। अपन केवल दीवार को हटा रहे हैं, उसके बाद सब कुछ अपने आप हो रहा है। डन बेटा जी, याद रह जाएगी बात। प्रक्रम की बात करूं तो समतापीय, रुद्धोष्म। लेकिन बेटा इसमें जो, अगर मुझे फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम पता करने, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम पता करने, तो मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी लगती है, मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी लगती है, समतापीय वाली लगती है। मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी लगती है, समतापीय वाली लगती है। अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि समतापीय होगा या रुद्धोष्म होगा, तो बेटा ये अपने नीट के एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। सेम क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन जेई में भी पूछा हुआ है। जेईई में इस वाले ऑप्शन को ज्यादा करेक्ट माना जाता है, लेकिन अपने नीट में इस वाले ऑप्शन को ज्यादा करेक्ट माना जाता है ना। तो अपने अपने हिसाब से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ना, तो इस हिसाब से अपन को तो याद रखना है कि अपने लिए ज्यादा करेक्ट कौन सा है, रुद्धोष्म है। ज्यादा करेक्ट कौन सा है, रुद्धोष्म है अपने लिए। अगर दोनों दिख रहे होंगे ऑप्शन में तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वाला टिक करेंगे, है ना। कारण भी होता है इसका, कारण भी होता है कि अगर आदर्श गैस है तो आदर्श गैस के लिए प्रक्रम दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का। लेकिन जो रियल गैस होती है, रियल गैस होती है, उस रियल गैस के लिए प्रक्रम केवल रुद्धोष्म होता है। तो फिर अपन रियल गैस के लिए केवल रुद्धोष्म होता है तो अपन जनरलाइज स्टेटमेंट पे जाते हैं कि रुद्धोष्म तो हमेशा होगा ही होगा, है ना। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, है ना। एग्जाम का टाइम है तो अपन को याद रखना है कि कौन सा वाला ज्यादा सही है, रुद्धोष्म वाला ज्यादा सही है हमने नीट के हिसाब से। अच्छा, स्टेट इक्वेशन जो लगाई जाएगी अंतिम, अब बेटा अंतिम ताप, अंतिम दाब, ये भी पता कर देता हूं मैं। अंतिम ताप, अंतिम दाब, बेटा डेल्टा यू जीरो हुआ,
डेल्टा यू जीरो हुआ, डेल्टा यू जीरो होने से अपन ने बोल दिया कौन सा प्रक्रम होगा, समतापीय भी होगा। और बेटा अगर समतापीय होगा तो समीकरण क्या लिखूंगा, P1V1 बराबर क्या लिखूंगा, P2V2। P1V1 बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा, P2V2। समतापीय होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T बराबर कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा P1 P2, P1 कितना था P, V1 कितना था V, P2 मुझे पता करना है, V2 इज इक्वल टू 2V। देखिए बेटा जी यहां से क्या मैंने सही लिखा है क्या, देखो पहले गैस केवल इस कंटेनर में थी, पहले गैस का आयतन केवल V था, पहले गैस का आयतन केवल V था। जैसे इस दीवार को हटाया तो गैस पूरे 2V आयतन में फैल गई, गैस पूरे 2V आयतन में फैल गई। अंतिम आयतन कितना हो गया 2V। गैस पूरे कितने आयतन में फैल चुकी है, 2V में फैल चुकी है। यहां से V से V को निपटा दूंगा, V से V को निपटा दूंगा। P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P/2। P2 इज इक्वल टू कितना आ गया, P/2। अब यहां से देखना बेटा जी, यहां से देखना है ना बेटा, एक तो प्रक्रम याद रखना है, कौन सा प्रक्रम होगा, रुद्धोष्म। तीनों फंक्शन की वैल्यू याद रखनी है, डेल्टा क्यू, क्यू या डेल्टा क्यू, डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, तीनों बराबर 0। तीनों का मान कितना होगा बेटा जी, 0 होगा। क्यू भी 0, डब्ल्यू भी 0, डेल्टा यू भी क्या 0, तीनों फंक्शन क्या 0, तीनों फलन क्या 0। अब तीन पैरामीटर की बात कर रहा हूं, पी फाइनल, पी फाइनल कितना P/2, V फाइनल कितना 2V, और T फाइनल कितना T। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, नियत। बेटा ये चीजें मुक्त प्रसार की याद रखनी है, मुक्त प्रसार के लिए ये चीजें याद रखनी है। एक तो प्रक्रम की जानकारी होनी चाहिए, प्रक्रम कौन सा है, समतापीय भी है, रुद्धोष्म भी है। रुद्धोष्म ज्यादा करेक्ट है। और तीनों फलन क्या है, 0 0 0। और तीनों पैरामीटर के फाइनल वैल्यू क्या है, P फाइनल कितना P/2, V फाइनल कितना 2V, T फाइनल क्या T। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, जितना स्टार्टिंग में दे रखा है उतना ही लास्ट में रहेगा। अब देखो आयतन कितना बढ़ा रहे हो, जितना गुना आयतन कर रहे हो दाब उतने ही गुना कम हो जाएगा। तुमने आयतन 2 गुना कर दिया, पहले V था बाद में 2V में फैल गया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, आधा। ऐसे पहले V हो बाद में 4V में फैल जाए तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P/4। देन बेटा जी याद रह जाएगी बातें, ये याद रह जाएगी, भूल तो नहीं जाओगे इनको, बातें तो याद रह जाएगी तुम्हें ये। एक क्वेश्चन करोगे मेज द कॉलम वाला, बेटा जी ये लिख दिया है मैंने, सुमेलित करना है आप लोगों को, है ना। ये प्रक्रम लिख रखे हैं इधर, इस तरफ ऑप्शन जिनसे मैच करना है वो लिख रहा हूं। ये लीजिए बेटा जी, मैच कीजिए इनको।
T बराबर 40 नहीं होगा बेटा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, T बराबर 40 नहीं बोलोगे, T बराबर तो T रहेगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, T फाइनल बराबर T रहेगा, टेम्परेचर 4 गुना 5 गुना ऐसा कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर आयतन को देखना है, आयतन जितने गुना होगा दाब उतने ही गुना कम हो जाएगा। T फाइनल बराबर T, लेकिन V फाइनल बराबर 4V, तो P फाइनल बराबर P बटे 4, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा बेटा प्रिंसी। हाँ अब सही है। अच्छा यहां पर ऐसे मेज द कॉलम में, जैसे ए वाले में चारों भी हो सकते हैं, बी वाले में चारों भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक एक ही होगा। जैसे ए वाले के आगे क्या लिखना चाहोगे, ए वाले के आगे तुम्हारी इच्छा हो तो पी लिखो, तुम्हारी इच्छा हो तो पी क्यू लिखो, तुम्हारी इच्छा हो तो पी क्यू आर लिखो, एक के आगे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, आवाज कैसे आएगी, आवाज अब आएगी। देखो एक गलती जो तुम सब कर रहे हो, एक गलती जो तुम सब कर रहे हो मैं बता दूं तुम्हें, है ना। देखो एस वाला तो सब में ही आएगा, एस तो फ्लोट है बेटा, फ्लोट तो सब में ही लगेगा। जो एस वाला लिखा हुआ है वो तो बेटा सब में ही आएगा, एस तो फ्लोट है ना। देखो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये तो फ्लोट है, ये तो बेटा हर प्रक्रम में लगाया अपन ने, ये तो हर प्रक्रम में लग सकता है ना। तो फ्लोट है, सिंपल फ्लोट है, तो Q बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये तो हर प्रक्रम में लगेगा। बहुत सारे प्रक्रम पढ़े, डब्ल्यू पता कर रहे थे, डेल्टा यू पता कर रहे थे, क्यू दोनों को ऐड करके पता किया अपन ने, क्यू दोनों को ऐड करके तो पता किया अपन ने भाई। तो एस तो बेटा सब में आएगा, हर ऑप्शन में आएगा, ए वाले में भी आएगा एस, तो बी वाले में भी आएगा एस, सी वाले में भी आएगा एस, डी वाले में भी आएगा एस, ई वाले में भी आएगा एस, एस तो सब में आएगा। एस तो क्या है बेटा, फ्लोट है, एस वाला ऑप्शन तो क्या है, फ्लोट है। अरे समझो क्या तुम मेरी बात को, एस तो सब में आएगा ना बेटा, एस तो फ्लोट है ना। समायतनिक में एक तो डब्ल्यू जीरो होता है, समायतनिक में एक तो डब्ल्यू जीरो होता है, और एक बेटा फ्लोट लगेगा ही लगेगा। समदाब्य में बेटा कुछ भी जीरो नहीं होता, समदाब्य में कुछ भी जीरो नहीं होता, ना तो ये जीरो होता है, ना ये जीरो होता है, ना ये जीरो होता है, लेकिन फ्लोट तो लगेगा, फ्लोट तो लगेगा, फ्लोट तो सब में लगेगा। समतापीय में डेल्टा यू जीरो,
लेकिन फ्लोट तो लगेगा भाई। रुद्धोष्ण प्रसार Q बराबर 0, लेकिन फ्लोट तो लगेगा भाई। मुक्त प्रसार सब 0 और फ्लोट भी लगेगा। कितना हो जाएगा? P Q R S। अब देखिए, अब मैच कीजिए अपने अपने आंसर। अब समायतनिक प्रक्रम में तो कार्य 0 होगा ही होगा, ए वाले में P आएगा ही आएगा। है फ्लोट के लिए तो सोचना ही नहीं है, फ्लोट तो सब में लगाना ही लगाना है। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, भाई ये तो लगाना ही है ना, यही तो पढ़ रहे हैं, पूरा इसी में तो पढ़ा है, पूरा फ्लोट में तो पढ़ी है सब चीजें। डन बेटा जी, आगे चला जाए, अब आगे चला जाए। तो बेटा जी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब स्लोट बचा हुआ है। तो स्लोट जो है वो अपने सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन स्लोट में अपन 2 डिवाइस पढ़ते थे, 2 डिवाइस अपन पढ़ते थे स्लोट में। तो स्लोट में 2 डिवाइस होती थी, वो होता था उष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आता है जो, एक तो उष्मा इंजन और एक बेटा रेफ्रिजरेटर। तो बेटा उष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन बचा हुआ है सिलेबस में, बाकी सब सिलेबस में से हटा दिया है, लेकिन इंट्रोडक्शन बचा के रखा है 2 डिवाइस का। 2 डिवाइस कौन कौन सी? एक तो हीट इंजन और एक बेटा क्या? रेफ्रिजरेटर। एक तो हीट इंजन और एक क्या बेटा? रेफ्रिजरेटर। कार्नोट इंजन, अपने जो हीट इंजन है, अपने सिलेबस में जो हीट इंजन है वो एक ही हीट इंजन है जिसका नाम कार्नोट इंजन है। तो हीट इंजन बोलू, कार्नोट इंजन बोलू, एक ही बात है। अपने सिलेबस के हिसाब से हीट इंजन, कार्नोट इंजन एक ही बात है। तो इनका इंट्रोडक्शन बचा है केवल, इनका इंट्रोडक्शन, इनकी बेसिक जानकारी बतानी है तुम्हें केवल, है ना। तो वो बेसिक जानकारी में तुम्हें दे रहा हूं, जितना सिलेबस में बचा हुआ है वो, है ना। उस बिल्कुल बेसिक जानकारी से इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, ताकि अगर कभी गलती से, वैसे तो इंट्रोडक्शन नहीं बचा है, लेकिन अगर कभी से न्यूमेरिकल भी आ जाए तो मतलब घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बेटा जी स्टार्ट कर रहे हैं ना। सबसे पहले अपन उष्मा इंजन की जानकारी लेते हैं। उष्मा इंजन, अब देखो बेटा उष्मा इंजन क्या होता है। उष्मा इंजन क्या होता है बेटा? जो उच्च ताप से ऊर्जा लेता है, उच्च ताप से ऊर्जा लेता है। ऊर्जा कहां से लेता है बेटा? स्रोत से। स्रोत कहां पे रहेगा? उच्च ताप पे। और कहां पे डालेगा बेटा? सिंक में डालेगा, वेस्टेज सिंक में, वातावरण में डालेगा, है ना। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हें, एक एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए बेटा सर्दियों का टाइम है, अभी शादियां वादियां चल रही होगी, तो शादियां वादियां चल रही होगी तो भट्टी का एग्जांपल समझिए। भट्टी में खाना पक रहा है, भट्टी में खाना पक रहा है बेटा, भट्टी में खाना बन रहा है ना। जो भट्टी होती है जिसमें लकड़ी वगैरह बहुत सारी डाल दी जाती है, उसमें खाना पक रहा है ना। उस भट्टी की बात कर रहा हूं बेटा, भट्टी में खाने पकने वाला एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें इंजन सेम उसी की तरह का एग्जांपल है, उसी की तरह का एग्जांपल है, जैसे भट्टी में खाना पक रहा हो। तो बेटा आप ऐसे समझिए कि जो लकड़ी वगैरह जो जला रखी है वो तो स्रोत है बेटा, जो भट्टी में आग जल रही है वो तो सोर्स है। वो तो क्या है बेटा? सोर्स है, वो तो स्रोत है, जहां से अपन को ऊर्जा मिल रही है, जहां से अपन को उष्मा मिल रही है, वो तो स्रोत है। जहां आग जली हुई है, भट्टी का वो वाला भाग जहां पे आग जली हुई है, वो स्रोत की तरह काम करेगा, सोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन बेटा इससे खाना पकेगा, इससे खाना पकेगा। खाना पकेगा मतलब कुछ भाग तो कार्य में जाएगा, कुछ भाग तो कार्य में जाएगा। लेकिन बेटा कुछ भाग जो है, कुछ भाग वातावरण में भी नष्ट होगा, कुछ भाग वातावरण में भी नष्ट होगा। आइट साइड में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने हाथ भी सेक रहे होंगे। कुछ भाग वातावरण में भी नष्ट होता है, कुछ भाग वातावरण में भी नष्ट होता है। तो बेटा ये बेसिकली केल्विन प्लैंक का कथन था, जो अब सिलेबस में से हट चुका है। लेकिन केल्विन प्लैंक का कहना था कि कभी भी संपूर्ण उष्मा को कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता।
कुछ भाग वातावरण में नष्ट होता ही है, कुछ भाग वातावरण में लॉस होता ही है, कुछ भाग वातावरण में वेस्टेज होगा ही होगा। तुमने 100 जूल एनर्जी सप्लाई करी तो मान लीजिए 60 जूल का कार्य होगा, 40 जूल तो कहां जाएगी बेटा, 40 जूल तो कहां जाएगी, वेस्टेज होगी होगी। और वो वेस्टेज कहां पे होगी, सराउंडिंग में होगी, सिंक में होगी, वातावरण में होगी। सिंक का काम कौन करता है, वातावरण। जो भी वेस्टेज जो कहां डाला जाएगा, वातावरण में। तो बेटा हीट इंजन का केस याद रखना, हीट इंजन में जो वातावरण होता है, जो सिंक होता है, वो कहां पर होता है, निम्न ताप पे। स्रोत कहां पे होता है, उच्च ताप पे। स्रोत कहां पे होता है, उच्च ताप पे। जो भट्टी थी, जो आग जल रही थी, वो कहां पे थी, उच्च ताप पे। जो लोग हाथ सेक रहे हैं, जहां पे वेस्टेज जा रहा है, वो कहां पर है, निम्न ताप पे। वातावरण कहां पर इस बार, निम्न ताप पे। सिंक कहां पर है, निम्न ताप पे। जहां पे वेस्टेज जाएगा वो कहां पर है, निम्न ताप पे। जहां से ऊर्जा लेनी है, जो स्रोत है, वो कहां पर है, उच्च ताप पर है। इसको उल्टा रेफ्रिजरेटर का केस समझना, रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का केस समझना, फ्रिज का केस उल्टा केस है, समझना बात को। दोनों उल्टी डिवाइस है, दोनों अपोजिट डिवाइस है। अब रेफ्रिजरेटर के लिए समझना बात को। रेफ्रिजरेटर में अंदर का तापमान कम, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज के अंदर का तापमान कम होता है, ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है फ्रिज का तापमान, ऑलरेडी तापमान क्या है, कम है। अब फ्रिज बेटा, फ्रिज जो है वो उष्मा लेगा कहां से, अंदर से उष्मा लेता है। फ्रिज क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज क्या करता है, उष्मा कहां से लेता है, अंदर से, निम्न ताप से उष्मा लेता है। कहां से उष्मा लेता है, निम्न ताप से। अंदर की साइड पहले थोड़ी बहुत ठंडी है, फिर भी वो उष्मा कहां से निकालेगा, अंदर से उष्मा निकालेगा, निम्न ताप से उष्मा निकालेगा। और बाहर वातावरण में, बाहर सिंक में डालेगा, वातावरण में डालेगा, लेकिन वातावरण कंपैरेटिवली कहां पर है, उच्च ताप पे रहेगा। रेफ्रिजरेटर के केस में अंदर जहां से उष्मा लेता है वो कम ताप, जहां से स्रोत से उष्मा लेता है, जहां से उष्मा अवशोषित करेगा, तो स्रोत कहां पर है, कम ताप पर है। और सिंक जो है वो ज्यादा ताप पर है। दोनों में डिफरेंस समझे हो क्या तुम, दोनों में डिफरेंस समझे हो क्या बेटा जी, दोनों में डिफरेंस समझे हो क्या। सिंक हमेशा वातावरण ही रहेगा, सिंक हमेशा वातावरण ही रहेगा। लेकिन भट्टी वाले केस में वातावरण कंपैरेटिवली कहां पर है, कम ताप पर है। लेकिन रेफ्रिजरेटर वाले केस में वातावरण कहां पर है, ज्यादा ताप पर है। स्रोत की तुलना में वातावरण का ताप क्या है, ज्यादा है रेफ्रिजरेटर वाले केस में। भट्टी वाले केस में स्रोत का ताप बहुत ज्यादा था, वातावरण का ताप बहुत कम है। तो बेटा उष्मा इंजन देखिएगा, है ना। हीट इंजन या फिर उष्मा इंजन। इस तरफ लिख रहा हूं बेटा स्रोत, और उष्मा इंजन में जो स्रोत होता है वो कहां पर होता है, उच्च ताप पे। कहां पे होता है बेटा, उच्च ताप पे। और उच्च ताप को क्या लिखा जाएगा, T1। उच्च ताप को क्या लिखना है हमेशा, T1। इधर क्या रहेगा बेटा, वातावरण। वातावरण मतलब हमेशा क्या बेटा, सिंक, जहां पर वेस्टेज जाता है। और ये कहां पर रहेगा बेटा, निम्न ताप पर। ये कहां पर रहेगा बेटा, निम्न ताप पर। निम्न ताप पे रहेगा, T2 पे रहेगा। अच्छा बेटा उष्मा कहां से आएगी, जैसे खाना पकता है तो खाना पकने के लिए उष्मा कहां से आती है, जहां आग जल रही है वहीं से उष्मा आती है। तो खाना वहां से उष्मा लेता है, खुद पकता है। कुछ भाग तो किसमें जा रहा है, कार्य में। और जो कार्य में चला गया वो ठीक है, बाकी का लोगों के हाथ सेकने में काम आ रहा है, बाकी का वातावरण में वेस्टेज जा रहा है। तो बेटा ये बाकी का वातावरण में वेस्टेज जा रहा है। कुछ भाग तो अपन को कार्य के रूप में मिलता है, जिसको अपन आउटपुट बोलते हैं। कुछ भाग तो कार्य किया, जो उष्मा आई थी बेटा, उच्च ताप T1 से उष्मा आ रही है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, Q1। Q1 बराबर क्या रहेगा, अवशोषित उष्मा।
अवशोषित उष्मा, और Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T1। Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T1। ऐसे इसको क्या बोला जाएगा, Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। इसको क्या बोला जाएगा, निष्कासित उष्मा। क्या बोला जाएगा बेटा, निष्कासित उष्मा। अच्छा बेटा, मैं तुमसे बोलूं 100 जूल उष्मा आई, 100 जूल उष्मा आई, 100 जूल में से बेटा 60 जूल कार्य हो गया, 60 जूल कार्य हो गया, तो जो वेस्टेज गया होगा वो कितना गया होगा, 40 जूल गया होगा। क्या वेस्टेज जो गया होगा वो कितना गया होगा, 40 जूल। जो कुल उष्मा भट्टी से आ रही थी, जो कुल उष्मा बेटा लकड़ी वगैरह जलने से आ रही है, उसका कुछ भाग तो खाना पकाने में जा रहा है, कुछ भाग वातावरण में वेस्टेज हो रहा है। ये इनपुट है, ये दोनों आउटपुट टाइप से बेटा, ये दोनों ऐसे, मतलब ये कार्य मुझे आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा, ये वेस्टेज की फॉर्म में जा रहा है कहीं ना कहीं। तो जो आने वाली उष्मा थी, जो स्रोत से उष्मा आई Q1, वो दो भागों में बट गई। कुछ तो कार्य करने में चली गई, कुछ तो आउटपुट की फॉर्म में चली गई, कुछ तो कार्य की फॉर्म में मिल गई मुझे, और बेटा कुछ वेस्टेज हो गई। तो यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या कि Q1 बराबर W प्लस Q2। यहां से W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। क्या बेटा, W इज इक्वल टू कितना आएगा, Q1 माइनस Q2। Q1 आई थी, Q1 में से Q2 तो वेस्ट हो गई, तो W बराबर क्या बचेगा बेटा, Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दूं, W को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दूं, T1 माइनस T2 लिख दूं। क्या, T1 माइनस T2। अब देखिएगा बेटा जी, नीटा बराबर दक्षता लिख रहा हूं, इसकी दक्षता लिख रहा हूं बेटा जी, दक्षता लिख रहा हूं, सुनना बेटा जी, है ना। दक्षता कितना आसान काम है, मतलब नीटा एफिशिएंसी, दक्षता कितना आसान काम है, देखिएगा। नीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। नीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है बेटा, आउटपुट क्या है, W। इनपुट क्या था, Q1। आउटपुट क्या है, जो खाना पक रहा है वो ही अपना आउटपुट है। इनपुट क्या है, जो उष्मा मिल रही है भट्टी से, Q1, वो इनपुट है। तो नीटा इज इक्वल टू बेटा ऐसा लिख दिया जाएगा, नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। W की जगह क्या बेटा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसका मतलब 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसका मतलब 1 माइनस T2 बाई T1। ये फॉर्मूला रहेगा बेटा जी, नीटा का फॉर्मूला। एक बार फिर से लिखता हूं, इसको दोबारा लिखता हूं थोड़ा अच्छे से, है ना। नीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना बेटा जी। नीटा इज इक्वल टू, देखिएगा बेटा जी, नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। W अपॉन Q1 को क्या लिखोगे, W की जगह Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। 1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। यही फॉर्मूला बनेगा क्या बेटा जी, देखो W बाई Q1। W को क्या लिखा जा सकता है बेटा, तीन चीजें हमेशा फिक्स है, तीन चीजें हमेशा फिक्स है। रेफ्रिजरेटर एसी का क्वेश्चन आ जाए, तीन चीजें हमेशा फिक्स है। उच्च ताप को हमेशा क्या लिखना है, T1। उच्च ताप ऑलवेज क्या, T1। निम्न ताप ऑलवेज क्या, T2। निम्न ताप मतलब T2, उच्च ताप मतलब T1। याद रखना फिक्स बातें जो मैं बोल रहा हूं। उच्च ताप हमेशा T1, निम्न ताप हमेशा T2, और W हमेशा क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 आएगा। डन बेटा जी। देखिए बताइए, फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो, कहीं कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा जी। अब बेटा रेफ्रिजरेटर पढ़ता हूं, रेफ्रिजरेटर पढ़ता हूं, यहीं से बता रहा हूं सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा। देखो जहां पे दो जगह पे आउटपुट बन रहे हैं, यहां पे आउटपुट है बेटा, ये तो इनपुट हो जाएंगे। देखना मेरी बात को सुनना,
जहां जहां पे ये आउटपुट है वहां तो क्या हो जाएगा, इनपुट, और जहां पे इनपुट था वहां पे क्या हो जाएगा, आउटपुट। यही रेफ्रिजरेटर है। सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, सारी चीज उल्टी हो जाएगी, सारा प्रोसेस उल्टा है, सारी चीज उल्टी है। देखना, जहां पे इनपुट मिल रहा है वहां पे तो आउटपुट बन जाएगा, जहां पे आउटपुट मिल रहे हैं वहां दोनों जगह क्या बन जाएंगे, इनपुट बन जाएंगे। तो ये रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। देखना बेटा जी, बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को। रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट क्या है बेटा, रेफ्रिजरेटर कहां से उष्मा अवशोषित करता है, निम्न ताप से। निम्न ताप से मतलब T2 से। रेफ्रिजरेटर कहां से उष्मा अवशोषित करेगा, निम्न ताप से। निम्न ताप से मतलब कहां से, T2 से अवशोषित करेगा। निम्न ताप स्रोत T2, यहां से बेटा उष्मा अवशोषित करेगा ये। और बेटा वातावरण कहां पे रहेगा, आपकी बात उच्च ताप पे। वातावरण कहां पे रहेगा, उच्च ताप पे। वातावरण, वातावरण को क्या भी बोल सकते हो, सिंक। ये कहां पे रहेगा बेटा, उच्च ताप पे, उच्च ताप। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, आपकी बात T1। अच्छा बेटा, रेफ्रिजरेटर में जो कार्य होता है वो कार्य आउटपुट की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि इनपुट की फॉर्म में होता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन सप्लाई कर रहे हैं वो एक तरीके से कार्य सप्लाई कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक नहीं चल सकता, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ती है। तो ये सप्लाई जो दे रहे हैं अपन, यही कार्य दे रहे हैं इसको बेटा। कार्य अब की बार दे रहे हैं इसको, कार्य अब की बार इनपुट की फॉर्म में इसके लिए। पहले हीट इंजन तो कार्य करके दे रहा था अपन को, अब की बार अपन कार्य इसको दे रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं अपन। इस पर कार्य कर रहे हैं मतलब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं अपन। इसका मतलब इसको वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं अपन, इस पर कार्य कर रहे हैं अपन। रेफ्रिजरेटर पे कार्य कर रहे हैं अपन, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, बिजली के थ्रू। तो बेटा बिजली इनपुट की तरह जा रही है रेफ्रिजरेटर में। इस वाले को क्या बोला जाएगा, अवशोषित उष्मा। क्या बोला जाएगा, अवशोषित उष्मा। इसको क्या बोला जाएगा, निष्कासित उष्मा। क्या बोला जाएगा, निष्कासित उष्मा। अच्छा बेटा, क्या क्या चीजें चेंज हुई पिछले वाले में, उष्मा इंजन में, और उसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई ये बताओ मुझे बेटा। क्या अवशोषित उष्मा और निष्कासित उष्मा चेंज हो चुकी है क्या, अवशोषित उष्मा निष्कासित उष्मा चेंज हो चुकी है क्या, एक्सचेंज हो चुकी है क्या। वहां पे Q1 अवशोषित थी, यहां पर Q1 निष्कासित है। वहां पर Q2 निष्कासित थी, यहां पर Q2 अवशोषित है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा कहां से उष्मा अवशोषित कर रहे हैं, कहां पे निष्कासित कर रहे हैं, ये एक्सचेंज हो चुके हैं। उष्मा इंजन अवशोषित कहां से करता है, उच्च से। भट्टी वाला एग्जांपल याद रखना, भट्टी वाला। उष्मा इंजन कहां से अवशोषित करता है, उष्मा इंजन भट्टी कहां से अवशोषित करती है, उच्च ताप से। इसका मतलब T1 से, इसका मतलब Q1 होगा अवशोषित उष्मा उसमें। रेफ्रिजरेटर कहां से अवशोषित करता है, निम्न ताप से, अंदर की तरफ से अवशोषित करता है। निम्न से अवशोषित करता है मतलब T2 से अवशोषित करता है। T2 से अवशोषित करता है तो Q2 लिखा जाएगा अवशोषित उष्मा को। तो अवशोषित और निष्कासित में जो Q1 Q2 लिख रहे थे वो चेंज हो जाते हैं बेटा। हीट इंजन में अवशोषित कौन सी है, Q1। रेफ्रिजरेटर में अवशोषित कौन सी है, Q2।
अच्छा, हीट इंजन का कंसेप्ट क्या था कि 100 जूल ऊर्जा मिली भट्टी से, 100 जूल मिली, 40 जूल 60 जूल तो खाना पकाने में काम आई, 40 जूल वेस्टेज हो गई। उच्च ताप से कितनी उष्मा आई थी? 100, 80 तो 60 तो कार्य में चली गई, 40 क्या हो गई? वेस्टेज हो गई। रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट क्या है? रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट शानदार तरीके से समझना, मेरी बात को समझना, क्या है कंसेप्ट। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में, मान लीजिए कोई चीज तुमने ठंडी होने के लिए रखी, मान लीजिए तुम आइसक्रीम जमा रहे हो, तुमने मलाई वलाई रबड़ी वबड़ी बनाए, उसको तुमने फ्रिज में रखा। अब बेटा रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? अंदर से उष्मा अवशोषित करेगा, अंदर से उष्मा क्या करेगा? अवशोषित करेगा। मान लीजिए अंदर से कितनी अवशोषित करी? 80 जूल। अंदर से कितनी अवशोषित करी? 80 जूल। मैंने 20 जूल विद्युत एनर्जी सप्लाई करी, विद्युत ऊर्जा 20 जूल सप्लाई करी, तो अंदर से तो उसने 80 खींची, 20 जूल मैंने सप्लाई करी, बाहर कितनी जाएगी? 100 जूल जाएगी। बाहर कितनी जाएगी? 100 जूल जाएगी। रेफ्रिजरेटर अंदर वाले भाग से मान लीजिए 80 अवशोषित करता है, 20 जूल तुमने विद्युत ऊर्जा सप्लाई करी, तो बाहर वातावरण में कितनी जाएगी? 100 जूल जाएगी। इसका मतलब ये रेफ्रिजरेटर और एसी जो होते हैं, ये पूरे यूनिवर्स की कुल उष्मा के मान को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा अपन इनको सप्लाई कर रहे हैं, इस विद्युत ऊर्जा को भी ये किसमें? उष्मा ऊर्जा में बदल के कहां छोड़ देते हैं? वातावरण में छोड़ देते हैं। जो विद्युत ऊर्जा थी, जो वर्क की फॉर्म में सप्लाई हो रही थी, वो भी किसमें बदल गई? उष्मा में बदल गई। तो पूरी यूनिवर्स की जो उष्मा थी उसका मान बढ़ गया। यहां से तो 80 आई थी, ये 20 जो इलेक्ट्रिक वाली आई थी वो भी किसमें बदल गई? उष्मा में बदल गई। तो 80 जूल उष्मा जो थी उसकी 100 जूल उष्मा बन गई। अंदर से तो 80 खींची, 20 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, वो भी उष्मा में कन्वर्ट हुई, और बाहर वातावरण में कितनी छोड़ेंगे? 100 छोड़ेंगे। तो बेटा ये जो रेफ्रिजरेटर एसी होते हैं, इनका गर्मी बढ़ाने का केवल एक कारण नहीं है, केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, इनका दूसरा कारण भी है गर्मी बढ़ाने का। इनका गर्मी बढ़ाने का दूसरा कारण और है कि जो विद्युत ऊर्जा, जो भी विद्युत ऊर्जा इनको सप्लाई की जा रही है, ये सारी विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? उष्मा में बदल देते हैं। अंदर से तो कम उष्मा खींच रहे हैं, लेकिन बाहर क्या छोड़ रहे हैं? ज्यादा उष्मा छोड़ रहे हैं बाहर। अंदर से तो 80 खींची, लेकिन बाहर कितनी छोड़ी? 100 छोड़ी है। समझियो क्या मेरी बात को? इसलिए इनका यूज कम से कम करना चाहिए। इसलिए जो भी तुम्हारे घरों पे एसी हो, जितने भी रेफ्रिजरेटर हो, जो भी चीज एसी हो, वो सारी की सारी मेरे घर पे पहुंचा देना। आधी रेट में निकाल दूंगा सबको। अपन सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना है। कंसेप्ट क्लियर है क्या भाई? कंसेप्ट क्लियर है क्या? आप देखना, इसके लिए लिख रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं। नहीं, छुट्टी नहीं करूंगा अभी, 10 मिनट रुकिए, एक एक क्वेश्चन दोनों का करवाऊंगा। सुनिएगा, है ना? अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको क्या बोला जाता है? निष्पादन गुणांक। क्या बोला जाता है? निष्पादन गुणांक। जैसे दक्षता होती है, जिस इंजन की दक्षता ज्यादा है उस इंजन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो बताता हूं मैं अभी आपको। तो देखिएगा निष्पादन गुणांक,
निष्पादन गुणांक जिस रेफ्रिजरेटर का, जैसे अपन बोलते हैं जिस इंजन की नीटा अच्छा है, जिस इंजन का नीटा ज्यादा है, जिस इंजन का नीटा ज्यादा है वो इंजन ज्यादा अच्छा है। नीटा क्या बताता है? इंजन की क्वालिटी। ऐसे कोफिशिएंट और परफॉर्मेंस क्या बताता है? रेफ्रिजरेटर की क्वालिटी। किसी का अगर बीटा ज्यादा है, किसी का कोफिशिएंट ऑफ सीओपी ज्यादा है, सीओपी ज्यादा है मतलब वो रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छा है, वो रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छा है या ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो निष्पादन गुणांक बीटा से लिखेंगे इसको, है ना, बीटा से लिखेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू, अब बेटा देखना वहां पे फॉर्मूला क्या होता था? वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट, क्या लिखते थे? वर्क अपॉन Q1, W अपॉन Q1। यहां पर क्या लिखा जाएगा? अवशोषित उष्मा अपॉन कार्य। बेटा वहां पे फॉर्मूला क्या होता था? कार्य अपॉन अवशोषित उष्मा। यहां पर उल्टा हो जाएगा, अवशोषित उष्मा अपॉन क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। हां सही बात बोल रहे हो बेटा तुम। तो बेटा अवशोषित उष्मा अपॉन कार्य, वहां पे कार्य अपॉन अवशोषित उष्मा, यहां पे अवशोषित उष्मा अपॉन कार्य, उल्टा हो गया सारी चीज। अच्छा अवशोषित उष्मा, अवशोषित उष्मा, वहां पर अवशोषित उष्मा Q1 होती थी, यहां पर अवशोषित उष्मा क्या होगी? रेफ्रिजरेटर में Q2 होगी। क्या रेफ्रिजरेटर निम्न ताप से अवशोषित करता है, T2 से अवशोषित करता है, तो क्या लिखी जाएगी? अवशोषित उष्मा Q2 लिखी जाएगी। क्या आ जाएगा? Q2 अपॉन W। फॉर्मूला बना रहा हूं बेटा, बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। Q2 अपॉन W, Q2 की जगह Q2, W की जगह Q1 माइनस Q2, और बेटा क्या? T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये लीजिए बेटा जी, ये फॉर्मूला है। नहीं बेटा इसके लिए भी फॉर्मूला वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट। पर बेटा आउटपुट और इनपुट एक्सचेंज हो चुके हैं, आउटपुट और इनपुट एक्सचेंज हो चुके हैं। यहां पे भी फॉर्मूला ये रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। कोई भी मशीन हो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट ही है। लेकिन बेटा रेफ्रिजरेटर के लिए इनपुट क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। रेफ्रिजरेटर के लिए इनपुट क्या है? कार्य है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन इसको सप्लाई कर रहे हैं वो इनपुट का काम करती है रेफ्रिजरेटर में। कार्य, कार्य मतलब क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या मतलब? इनपुट। अवशोषित उष्मा, अवशोषित उष्मा मतलब इसने अंदर वाले भाग को कितना ठंडा किया, कितना कूल किया, कितनी उष्मा बाहर निकाली, वो अपना आउटपुट है। कितना ठंडा कर रहा है ये, वो आउटपुट है ना। इसीलिए इसमें अपन इनपुट आउटपुट की बात नहीं करते, इसलिए अपन इसमें डायरेक्ट किसकी बात करते हैं कि उल्टा है, प्रोसेस उल्टा है, तो फॉर्मूला भी क्या? उल्टा हो जाएगा बस। तो डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात नहीं है। मेरे यहां तो एसी और एक डी फ्रिज और एक नॉर्मल फ्रिज है, तो नॉर्मल वाला तुम रख लो और एसी और डी फ्रिज मेरे यहां भेज दो। नॉर्मल वाला रख दो, वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा वातावरण को। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इनके, है ना, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं और इनके बीच में संबंध भी लिख देते हैं। नीटा व बीटा के मध्य संबंध, नीटा व बीटा के मध्य संबंध। बीटा इज इक्वल टू 1 by नीटा माइनस 1। और नीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा। कोई सा भी एक याद रख सकते हो, कोई सा भी एक याद रख लेना बेटा, है ना, कोई सा भी एक याद रख लेना। और नीटा को भी डायरेक्ट T1 T2 की टर्म में याद रखो। नीटा क्या होता है? 1 माइनस T2 बाई T1, ये तो नीटा है। और अगर बीटा की बात करूं तो क्या है? T2 अपॉन T1 माइनस T2, है ना। ठीक है, अगर सब कुछ भूल भी जाओ तो ये तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन रखो इन चीजों का।
डन बेटा जी, कर लें, एक दो क्वेश्चन कर लें, दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अपना काम कंप्लीट है ना। हाँ तो YouTube पे क्लास है तो दो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान से, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। यदि उसका इंजन 300 केल्विन से 900 केल्विन के मध्य कार्यरत है, तो बताइए दक्षता सेकेंड यदि अवशोषित ऊष्मा 1000 किलो कैलोरी है तो कार्य का मान। बताओ बेटा जी, बताओ इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो रफ्तार से सोल्व कर दो। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए, इन टेम्परेचर को बेटा वो ऐसे लिख देता है, इन टेम्परेचर को ऐसे लिख देता है, इन टेम्परेचर को ऐसे लिख देता है। देखना मेरी बात, सुनना मेरी बात, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 627 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे भी दिए हो सकते हैं। ये डायरेक्ट केल्विन में नहीं देके क्या दे दिया जाए, डायरेक्ट केल्विन में नहीं देके क्या दे दिया जाए बेटा। दक्षता का मतलब नीटा पता कर दोगे क्या? पहले वाले का पहला मैं सोल्व कर देता हूं ना, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी कर देता हूं। नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अब बेटा ये नहीं सोचना है कि इस साइड में T2 कौन सा है, T1 कौन सा है। T2 हमेशा निम्न वाला ताप है, T1 हमेशा उच्च वाला ताप है। रेफ्रिजरेटर ऐसी में फिक्स है, जो उच्च ताप है वो T1, जो निम्न ताप है वो T2। फॉर्मूले में T2 की जगह हमेशा निम्न ताप लिखेंगे, T1 की जगह हमेशा उच्च ताप लिखेंगे। तो देखो T2 कितना बेटा, 300 लिख दूं क्या? 1 माइनस 300/900, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा बेटा? 2/3, 2/3 या फिर क्या लिख सकते हैं? 66.66%, 66.66%। नीटा बराबर 2/3 बेटा। अब देखना बेटा जी बात क्या है, अब देखना बात क्या है। ऐसे तुमने नीटा पता कर लिया और नीटा पता करके तुम्हें बेटा Q1 दे रखा है, W पूछा जा रहा है। अच्छा सुटेबल फॉर्मूला बताइए बेटा, सुटेबल फॉर्मूला बताइए। देखिए बेटा जी सुटेबल फॉर्मूला बताइए मुझे, कौन सा सुटेबल फॉर्मूला है, कौन सी दो टर्म को काम में लिया जाए। देखो नीटा आ चुका है तो नीटा ले देता हूं। अवशोषित ऊष्मा मतलब Q1 तुम्हारे पास है, Q1 तुम्हारे पास है, अवशोषित ऊष्मा दी हुई है, W पूछा जा रहा है। तो W/Q1 वाली टर्म पिक करोगे क्या? W/Q1 वाली टर्म, और W/Q1 वाली टर्म के अलावा 1 माइनस T2/T1 तुम्हें दिए हुए हैं, तो ये वाली टर्म ले दो या फिर डायरेक्ट नीटा के बराबर लिख दो। अब नीटा भी पता कर चुके हो, नीटा पता कर चुके हो, Q1 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, W पूछा जा रहा है। आ जाएगा क्या भाई? क्या लिखोगे बेटा जी, क्या लिखोगे? नीटा इज इक्वल टू W/Q1। नीटा कितना आएगा बेटा जी, नीटा कितना आएगा? 2/3। W पता करना है, ये कितना? 1000 किलो कैलोरी। यहां से W बराबर कितना आएगा बेटा जी? 2/3 गुणा 1000 किलो कैलोरी। W बराबर कितना आ गया बेटा? 2/3 गुणा 10⁻6 कैलोरी, 10⁻6 कैलोरी। 10⁻3 है, किलो कैलोरी को कैलोरी में और बदलेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको जूल में बदलना चाहूं तो W इज इक्वल टू 2/3 गुणा 10⁻6 और कैलोरी की जगह 4.2 जूल। इससे इसको निपटाऊंगा 1.4 टाइम्स, 1.4 को 2 से गुणा करूंगा 2.8 गुणा 10⁻6
है भाई साहब, डन है, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर समाप्त। यदि एक उष्मा इंजन की दक्षता 1/10 है को रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो बताइए सीओपी निष्पादन गुणांक। सेकंड, यदि प्रदान किया गया कार्य या फिर विद्युत ऊर्जा भी लिख सकता है कभी कभी, विद्युत ऊर्जा 10 जूल हो तो निम्न ताप से अवशोषित उष्मा देखिए बेटा जी, तुम्हें नीटा दे रखा है, नीटा देके क्या पूछा जा रहा है, बीटा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो नीटा बीटा वाला रिलेशन, नीटा बीटा वाले रिलेशन से बीटा पता कर दो। देखिएगा बेटा जी, बीटा इज इक्वल टू 1/नीटा -1 हो जाएगा क्या, 1/1/10, 1/1/10 -1, बीटा बराबर कितना आ जाएगा 9, बीटा बराबर कितना आ जाएगा 9। अच्छा बीटा 9 आ गया, इसके बाद में बीटा का फॉर्मूला सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। बीटा का फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, उल्टा होता है क्या, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, उल्टा होता है। W/Q1 की जगह यहां पे क्या आता है, Q2/W, Q2/W। बीटा की वैल्यू कितनी 9, Q2 मुझे पता करना है, अवशोषित उष्मा है, W कितना 10, यहां से Q2 बराबर कितना आ जाएगा 90 जूल, Q2 बराबर कितना आ जाएगा 90 जूल। और Q2 क्या है, रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 क्या है, अवशोषित उष्मा है। समझे हो क्या बेटा जी बात को, क्वेश्चन में कोई लोचा तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई लोचा तो नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन में कोई लोचा तो नहीं है भाई। तो बस ये बेटा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अपना सारा काम कंप्लीट है। एक बीटा का एक थोड़ा सा फील और समझना चाहोगे, 1 मिनट सुनना मेरी बात को, 1 मिनट सुनना। बीटा का फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं तुम्हें, बीटा का फिजिकल मीनिंग, कोई लिखूंगा कुछ नहीं, केवल सुनने का काम है, केवल सुनने का काम है। बीटा का फिजिकल मीनिंग, बीटा का फिजिकल मीनिंग क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने तुमसे बोला कि बीटा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, बीटा कितना आया 9। बीटा 9 आने का क्या मतलब है कि जैसे मैं 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करूंगा, कितनी जूल, 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करूंगा, तो ये अंदर से रेफ्रिजरेटर अंदर से कितनी उष्मा खींचेगा, 9 जूल, 9 जूल, 9 जूल। बीटा किसको बताता है, हर 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, हर 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, उससे ये निम्न ताप से कितनी उष्मा, कितनी जूल उष्मा बाहर खींच देगा। अगर किसी का बीटा 9 है, किसी का बीटा 9 है, मतलब मैं 1 जूल कार्य करूंगा तो वो 9 जूल खींचेगा, मैं 2 जूल कार्य करूंगा वो 18 जूल खींचेगा, मैं 3 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करूंगा वो 27 जूल खींचेगा। यह है बीटा 9 होने का मतलब। मैं बोलूं किसी का बीटा 5 है, किसी का बीटा 5 है, इसका मतलब मैं 1 जूल कार्य करूंगा तो कितनी खींचेगा अंदर से, 5 जूल, और बाहर कितनी जाएगी, 6 जूल। समझ रहे हो, जैसे भी बीटा कितना था 9, यानी कि 1 जूल कार्य से 9 जूल खींचेगा। तो बेटा ओपन ने कितना किया, 10 जूल किया।
जब अगर 1 जूल से 9 जूल खींच देता है तो 10 जूल से कितनी खींच देगा? 90 जूल खींच देगा। 10 जूल कार्य मैंने किया, 90 जूल उसने अंदर से खींचा, बाहर कितनी जाएगी? 100 जूल जाएगी। अगर बाहर निष्कासित होने वाली पूछी होती तो वो कितनी आती? 100 जूल आती। बाहर निष्कासित होने वाली कितनी आती? 100 जूल। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। W कितना? 10। Q1 पता करना है, Q2 90, Q1 बराबर कितना? 100 जूल। Q1 बराबर 100 जूल। ये निष्कासित है। डन बेटा जी, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल से नया चैप्टर, नया और लास्ट चैप्टर, 2 दिन का चैप्टर वो रहेगा, लगभग 2-2.5 दिन का, 2-3 दिन का, 2 या 3 दिन लास्ट मान लीजिए। तापीय प्रसार और कैलोरीमिति, तापीय प्रसार और कैलोरीमिति है बेटा, तापीय प्रसार कैलोरीमिति। ठीक है, डन, बाय, टाटा, सी यू टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल।